प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है क्रिया। आज हम प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया का पांचवा और छठा भेद पढ़ेंगे। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया का पांचवा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पूर्वकालिक क्रिया कहते किसे हैं, पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा है, मुख्य क्रिया के पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया के साथ कर जुड़ा होता है। पूर्वकालिक क्रिया के साथ कर शब्द जुड़ा होता है। अब आप यहाँ सोचते होंगे कि ये संपन्न जो लिखा है संपन्न, इसका मतलब होता क्या है। तो संपन्न का मतलब होता है समाप्त होना या पूर्ण होना। तो कुछ उदाहरणों द्वारा यहाँ पूर्वकालिक क्रिया को समझाया गया है। पहला उदाहरण है गंगाराम दौड़कर आया। हमने परिभाषा में पढ़ा था मुख्य क्रिया के पहले संपन्न होने वाली क्रिया। तो यहाँ पर गंगाराम दौड़कर आया और यहाँ मुख्य क्रिया क्या है, आया। मुख्य क्रिया क्या है, यहाँ पर मुख्य जो क्रिया है वो आया क्रिया है। इस मुख्य क्रिया के पहले ये क्रिया दौड़कर ये संपन्न हो गई है, ये यहाँ पर समाप्त हो गई है। गंगाराम पहले दौड़ चुका है, इसके बाद आया है, तो ये दौड़ने की क्रिया यहाँ पर समाप्त हुई है। जिसके बाद ये क्रिया आई है, आया जो क्रिया है इसके पहले दौड़कर क्रिया समाप्त हो गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दौड़कर ये क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि ये मुख्य क्रिया आया है, उससे पहले ये क्रिया संपन्न हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दौड़कर जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया है और गंगाराम दौड़कर आया ये वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं, रमेश पढ़कर सो गया। रमेश पढ़कर सो गया। तो ये गया ये क्रिया है, ये तो मुख्य क्रिया है। ये गया कौन सी क्रिया है, मुख्य क्रिया है। इसके पहले पढ़ कर जो क्रिया है वो समाप्त हो गई है, समाप्त हो गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्रिया है वो पढ़कर क्रिया है, वो कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। एक और बात आप ध्यान में रखना, पूर्वकालिक क्रिया के साथ कर जुड़ा होता है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूर्वकालिक क्रिया इस वाक्य में है, कहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है या ये वाक्य किस क्रिया का है, तो यदि उसमें कर क्रिया के साथ कर जुड़ रहा हो तो आप अनुमान लगा लीजिए कि वो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है। इसी तरीके से हम प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया का छठा भेद पढ़ेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसे हैं, प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया को कुछ उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। जैसे मालिक ने नौकर से गड्ढा खुदवाया। मालिक ने नौकर से गड्ढा खुदवाया। तो यहाँ पर ये मालिक है, मालिक यहाँ पर करता है, इसने खुद स्वयं ने कार्य नहीं किया है। इसने गड्ढा खुदवाने का जो कार्य है, गड्ढा खुदवाने का जो कार्य है वो नौकर से कराया है। किससे कराया है, नौकर से कराया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मालिक ने नौकर से गड्ढा खुदवाया। इसमें ये खुदवाया जो क्रिया है, इसमें खुदवाया जो क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। और मालिक ने नौकर से गड्ढा खुदवाया ये वाक्य है वो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है।
इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। अध्यापक ने छात्र से पत्र लिखवाया। अध्यापक ने छात्र से पत्र लिखवाया। यहाँ अध्यापक करता है, यहाँ अध्यापक क्या है, करता है। इसने पत्र लिखने का जो कार्य है वो स्वयं ने नहीं किया है। वो किसने, स्वयं अध्यापक ने नहीं किया है। इसने छात्र से पत्र को लिखवाया है। तो इसने पत्र लिखने का कार्य स्वयं ने न करके, अध्यापक ने न करके, ये छात्र से पत्र लिखवाया गया है। इसलिए यहाँ पर लिखवाया जो क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। और अध्यापक ने छात्र से पत्र लिखवाया, ये क्रिया, ये प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। इस तरीके से आज हमने प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया का 5वां भेद पूर्वकालिक क्रिया और 6ठा भेद प्रेरणार्थक क्रिया, इसका हमने विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि इनसे संबंधित प्रश्न यदि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।